वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी। बेटा लास्ट डे हम अपना चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे और सॉरी चैप्टर नंबर 8 सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। और कल हमने डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। और लास्ट में मेरे से किसी ने सवाल किया था कि शायद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोबारा करा दें, तो किसने सवाल किया था? हाँ भाई बेटा, ये सवाल किसने किया था जल्दी से बता दो। और वो क्लास में आ चुके हैं जिसने सवाल किया था। हाँ बेटा, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तक कर लिया था। कल मेरे से एक सवाल किया था और मैं वही शायद इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो एक मर्तबा हम यहाँ से लेके चलते हैं इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, these are those solutions, those chemical compounds which conduct electricity in molten state। molten states का मतलब होता है पिघला हुआ, लिक्विड में। तो molten state कंडीशन और थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन और एक्वस से निकला और इसका मतलब होता है वाटर। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए, वो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू होगी, निकल जाएगी, गुजरेगी। तो थ्रू इट्स सॉल्यूशन विथ केमिकल चेंज। और जब वो इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू होगी तो इसका मतलब होगा कि उसमें केमिकल चेंज आएगा। तो केमिकल चेंज आएगा और वही कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जिसकी मिसाल ये है कि जितने भी एसिड्स हैं, बेसिस हैं और सॉल्ट्स हैं, जब इन्हें हम फ्यूज्ड स्टेट या मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में रखें तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है, क्योंकि ये सब के सब आयोनिक कंपाउंड्स हैं। आयोनिक कंपाउंड्स को जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो उनके आयंस जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को फ्री मूव करने के लिए एक स्पेस मिल जाता है और इस स्पेस की वजह से इलेक्ट्रॉन बआसानी फ्री मूव कर सकते हैं। तो इस लिहाज से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है। तो तमाम एसिड्स, तमाम बेसिस और तमाम सॉल्ट्स इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। और कब इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे? जब इनको हम एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे या फ्यूज स्टेट में या मोल्टन स्टेट, एक ही बात होती है। तो इसकी मिसाल हम ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, मजीद और कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा। क्लियर है? अगली जो हम सॉल्यूशन का वास्ता पड़ेगा वो सॉल्यूशन है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इट इज डिफाइंड एज द केमिकल कंपाउंड व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी स्टेट और फ्यूज स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और इनकी मिसाल शुगर। अगर हम शुगर को पानी में डिसॉल्व करें और पानी में डिसॉल्व करने के बाद उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू नहीं होगी, ठीक। अब बेटा कोई सवाल पूछना हो तो सवाल पूछें, वरना फिर हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस और हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे सोडियम क्लोराइड की और कोशिश करेंगे कि वाटर की भी करें। तो पहले आप कोई सवाल पूछना चाहते हो? यहाँ तक हमने जो किया है अब तक का काम
उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे कि हमने डेफिनेशन में पहले भी डिस्कस किया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब हुआ कि कन्वर्जन ऑफ electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy is called as electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री है। ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है? फिजिकल केमिस्ट्री। जो ये प्रोसेस हो रहा है, कौन सा प्रोसेस? जो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये प्रोसेस एक सेल में होता है और वो सेल कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर हम क्लासिफाई करें तो दो क्लासेस में क्लासिफाई हो कर सकते हैं, क्योंकि एक सेल तो वो होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा होगा और दूसरा होगा जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा होगा। इस तरह दो सेल बन गए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये वो डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड होगी और केमिकल चेंज आएगा। गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइलिक सेल ये वो सेल है जिसमें केमिकल रिएक्शन होगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक, और इसमें जो हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, इसमें पूरे के पूरे हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ये हमने पहले पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वो होते हैं जब उनको एक्वस सॉल्यूशन में रखें या हम उनको मॉल्टन स्टेट में लें या फ्यूज स्टेट में रखें तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू हो जाती है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस? Electrolysis is a process in which movement of ion take place toward their respective electrode to undergo chemical change under the influence of an applied electric current. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या? ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हो क्या रहा है? मूवमेंट ऑफ आयंस, एज यू नो वेरी वेल कि जब आयनिक कंपाउंड को हम पानी में रखेंगे, पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो आयनिक कंपाउंड्स अपने आयंस में टूट जाता है, यानी पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में। मिसाल के तौर पर एक सिंपल सी हम यहाँ मिसाल दे दें, जैसे कि ये एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको आपने पानी में रखा है। जब आप इसको पानी में रखते हैं तो पानी में रखने के बाद ये अपने आयंस में टूट जाएगा। कौन टूट जाएगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सोडियम को टूटेगा पॉजिटिव आयन में और क्लोराइड ये टूट जाएगा नेगेटिव आयन। और ये होंगे कहाँ पर? ये होंगे एक्वस में, जिसको हम AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मौजूद है एक्वस में। अब हो क्या रहा है, जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक करंट अप्लाइड किया जाएगा तो इस सूरत में जो दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, जो दो मेटल प्लेट्स लगी हैं, तो पॉजिटिव आयन पहुंचेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और नेगेटिव आयन पहुंचेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और इस तरह ये जो हमें मिलेगा, एक जगह से मिल रहा होगा सोडियम मेटल और दूसरा लिबरेट हो जाएगी क्लोरीन गैस।
क्लियर है? अब ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, अब हम आते हैं उस प्रोसेस की तरफ। इसमें किसी को कोई सवाल पूछना हो तो सवाल, वेल एंड गुड, सवाल पूछे। ठीक है जी। द केमिकल चेंज, इसकी दूसरी एक और आसान सी डेफिनेशन हम कर सकते हैं। अगर ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स को मुश्किल लगे तो इसकी जगह एक और डेफिनेशन कर सकते हैं, और वो डेफिनेशन आसान लगे तो इनमें से कोई सी भी आप पेपर में भी लिख सकते हैं। द केमिकल चेंज कॉज्ड बाय द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। केमिकल चेंज आ रही है किसकी वजह से, जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया गया, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाइड किया गया, किसमें से निकला है, सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई और उसमें केमिकल चेंज आया, तो वो कहला रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, तो ये क्या है, इसको आप ऊपर पढ़ सकते हैं कि ये प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट हो रही है आयंस की। और मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी आयनिक कंपाउंड को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने रिस्पेक्टिवली आयंस में ब्रेक हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। जब इलेक्ट्रिक करंट उसको अप्लाई किया जाएगा तो इस सूरत में पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चल देंगे और नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिपॉजिट हो जाएंगे, और ये प्रोसेस कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है स्टूडेंट्स? अवश्य जी बेटा। स्टूडेंट्स कोई सवाल पूछना है? शाबाश बेटा। कोई सवाल नहीं है, ओके। और अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। इसको हम प्रोसेस भी देखते हैं और ये देखते हैं कि वो किस तरह से रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरीड आउट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, और ये आप पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा हुआ है बेटा, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी और केमिकल रिएक्शन होगा वो सेल कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा सेल है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरीड आउट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल which is made by a glass vessel। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ आपके पास मौजूद है एक बीकर की शक्ल में, और ये एक ग्लास का बना हुआ है। 2 प्लेटिनियम रॉड इलेक्ट्रोड, इसमें 2 प्लेटिनियम रॉड्स मौजूद हैं। ये जो है आपको नजर आ रही हैं ये रॉड्स, एज यू सी दैट दिस इज metal plates or metal rods which is called as electrode। ठीक, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बंधा हुआ है बैटरी के, जिसको बांधा गया है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, वो कहलाता है एनोड, और जिसको रखा गया है नेगेटिव टर्मिनल के साथ वो कहलाता है कैथोड। 2 platinum rods electrode are dipped into the electrolytic solution, और ये मेटल प्लेट्स को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया गया है। अब आप यहाँ ये भी गौर से देख सकते हैं कि जब आयनिक कंपाउंड यानी सोडियम क्लोराइड को इस सॉल्यूशन में ऐड किया गया, डिसॉल्व किया गया, तो वो अपने आयंस में टूटा हुआ है। ये जैसे नेगेटिव आयन है और ये इधर यहाँ आपको नजर आ रहे हैं पॉजिटिव आयन, तो ये अपने आयंस में टूटे हुए। तो दीज टू इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो 2 इलेक्ट्रोड हैं, जैसे मैं अभी आपको बता चुका कि ये जुड़े हुए हैं एक इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ, और वो जो इलेक्ट्रिकल सोर्स आ रही है वो क्या है? बैटरी। ठीक, दैट इज टू अ बैटरी आउटसाइड द सेल बाय वायर। और ये किससे बंधे हुए हैं, किससे जोड़ा हुआ है? इनको वायर के साथ जोड़ा हुआ है। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड।
ये मैंने अभी बताया कि जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है उसे कहते हैं कैथोड, और जो आर इलेक्ट्रोड connected to the positive terminal of battery is called anode, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है पॉजिटिव वायर के साथ तो वो हो जाएगा एनोड। ठीक, ये सबसे सिंपल एक सेल बना हुआ है और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, यानी कोई ज़्यादा मुश्किल सेल नहीं होता। ये एक बीकर में बनाया जाता है, बीकर में भी आप बना सकते हैं। ये एक ग्लास रॉड है, सॉरी ग्लास वेसल है, या इसको कह लें कि आप ये ग्लास बीकर है, और बीकर में दो मेटल प्लेट्स डिप की गई हैं। उनको एक्सटर्नल वायर के साथ जोड़ा गया है, जहां पर एक बैटरी के साथ, एक्सटर्नल बैटरी के साथ इनको वायर के साथ कनेक्ट किया गया है, और जो टर्मिनल बैटरी का नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है वो कहला रहा है कैथोड, और जो बैटरी के पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्टेड है वो मेटल प्लेट कहला रही है एनोड। ठीक, क्लियर है? तो ये कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इसमें कोई सवाल अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में एक मरतबा फिर अच्छी तरह समझ लें कि इलेक्ट्रोलाइसिस होती है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना होता है ग्लास वेसल्स का, जिसमें दो मेटल प्लेट्स डिप्ड होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो मेटल प्लेट्स कनेक्टेड होती है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से वो कहलाता है एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है वो कहलाता है कैथोड। और ये डिप की गई है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, लाइक सोडियम क्लोराइड। क्लियर? प्रोसेस: when electric potential is passed through electrolyte solution, electrolysis starts। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड, जब इलेक्ट्रिक करंट इसको अप्लाई किया गया तो इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो पॉजिटिव आयंस दैट इज कैटाइन, इनको हम पॉजिटिव आयन को कैटाइंस भी कहते हैं, और कैटाइन कहने की वजह होती है कि ये कैथोड पर जाके डिपॉजिट हो रहे, तो ये कैट आयन बन जाएंगे। ठीक, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर डिपॉजिट होगा बेटा? जी, वो डिपॉजिट होगा कैथोड पर। जब वो कैथोड पर डिपॉजिट हुआ तो पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैटाइन, और जो नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन वो डिपॉजिट हुआ एनोड पर। इसीलिए नेगेटिव आयन को इस सॉल्यूशन में नाम दिया जाता है एनाइन, क्योंकि ये कहाँ पर जमा हो रहा है? एनोड पर। एनोड पे जमा होने की वजह से नेगेटिव आयन को कहते हैं एनाइन, और पॉजिटिव आयन को क्योंकि ये कैथोड पर डिपॉजिट होता है इसलिए इसको कहते हैं कैटाइन। क्लियर? At the two electrode chemical reaction take place, और at the moment at the same time इसमें दो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है कैथोड पर, और दूसरा केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है एनोड पर। बी केयरफुली लिसन कि एक रिएक्शन हो रहा है किस पर? एनोड पर, दूसरा रिएक्शन हो रहा है कैथोड पर, और ये कहलाते हैं इसके हाफ रिएक्शन। और फिर जब हम इनको कंप्लीट रिएक्शन करते हैं तो ये प्रोडक्ट आ रही होती है, क्योंकि ये आयनिक प्रोडक्ट है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, और जब हमें मिलेगा तो इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। कैथोड पर सोडियम डिपॉजिट होगा तो सोडियम मेटल मिलेगा, जो फॉर्म कहलाएगी न्यूट्रल सोडियम। ठीक है, वो फॉर्म कौन सी होगी? न्यूट्रल सोडियम। और जब क्लोरीन पहुंचेगा एनोड पर तो इसमें जो चेंज आएगी तो ये क्लोराइड आयन से बना देगा क्लोरीन गैस। क्या बनाएगा? जी, क्लोरीन गैस। और ये केमिकल चेंज आया।
ठीक है, कोई सवाल? और इसमें आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये लगा हुआ है, ये लगी हुई है एक बैटरी जो कि एक्सटर्नल वायर के साथ कनेक्टेड है दो इलेक्ट्रोड के साथ। जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वो उसका नाम है कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उसका नाम है एनोड। और इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो पॉजिटिव आयन डिपॉजिट होगा किस पर? कैथोड पर, तो ये न्यूट्रल सोडियम बनाएगा, और क्लोरीन गैस डिपॉजिट होगी एनोड पर, तो ये न्यूट्रल क्लोरीन गैस बनाएगी। गॉट इट माय पॉइंट? अब कोई सवाल पूछो जल्दी से, शाबाश बेटा। यस बेटा, ठीक, कोई सवाल नहीं है? ओके, लेट्स मूव। अब हम ये देख रहे हैं, जैसे अभी हमने यहाँ देखा इसमें एक्स डायग्राम में, इस डायग्राम में ये पता चल रहा है कि एक रिएक्शन हो रहा है किस पर? कैथोड पर, और एक रिएक्शन हो रहा है किस पर? एनोड पर। कैथोड और एनोड के रिएक्शन से पहले अगर हम ये देख लें थोड़ा सा, बल्कि इधर ही देख लेते हैं, हम ये देखें कि सबसे पहले सोडियम क्लोराइड था, ये सोडियम क्लोराइड, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था सोडियम, और ये सोडियम क्लोराइड, ये डबल एरो का मतलब आप यूँ समझें कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो सोडियम क्लोराइड के आपने आमतौर पे सिंगल एरो देखे हैं, लेकिन ये डबल एरो का मतलब होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि सोडियम क्लोराइड ब्रेक होगा अपने रिस्पेक्टिवली आइंस में, यानी पॉजिटिव आइन में, और साथ में ब्रेक हो रहा है ये नेगेटिव आइन में। ठीक है, ये नेगेटिव आइन में ब्रेक हो रहा है, और ये साइमल्टेनियसली ऐसा भी होता रहेगा कि ये वापस क्या बना रहा होगा? ये सोडियम क्लोराइड ही बना रहा होगा सॉलिड फॉर्म में। अब ये दो रिएक्शन हो रहे हैं, एक रिएक्शन सोडियम का हो रहा है कैथोड पर, और एक रिएक्शन क्लोरीन का हो रहा है एनोड पर। तो अब उन दोनों रिएक्शन को हम अलग अलग देखते हैं कि वो किस तरह से हो रहे हैं। तो रिएक्शन एट कैथोड, तो सोडियम आइंस विच आर sodium ions which are positively charged move toward cathode and gain electrons to get neutralized. Thus, sodium ions are discharged cathode and form neutral molten sodium metal. तो वो क्या बना रहा है? न्यूट्रल सोडियम मेटल। ठीक, ये हमारे पास रहेगा। सोडियम आइन है, सोडियम आइन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। इलेक्ट्रॉन गेन वो किससे करेगा? कैथोड से। कैथोड रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो सोडियम आइंस को इलेक्ट्रॉन देगा। जब सोडियम आइन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल होने के बाद सोडियम मेटल बनाएगा, जो कि न्यूट्रल सोडियम मेटल होगा। ठीक है, इसको सिंबलाइज फॉर्म में देखें तो ये सोडियम आइन है, ये एक्वस में मौजूद है लिक्विड फॉर्म में। जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये बन गया पॉजिटिव। एट द सेम टाइम रिएक्शन ऑफ क्लोरीन एट एनोड, तो एनोड पर जो रिएक्शन है क्लोराइड आइंस विच आर नेगेटिवली चार्ज, एज यू नो इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, तो ये मूव करेंगे, मूव टूवर्ड्स द एनोड। कहाँ जा रहे हैं? ये एनोड की तरफ, और इसीलिए इनको हम एनाइंस कह रहे हैं, क्योंकि ये डिपॉजिट होते हैं एनोड की तरफ। तो ये एनोड की तरफ आए, तो व्हेन क्लोराइड आइंस अराइव at anode, the anode attract their electron and
chlorine ions lost their extra electron to form neutral chlorine atom. They combine to form chlorine molecule. ठीक, अब क्या होगा कि एनोड पर को जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन की, तो क्लोराइड जिसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो एनोड पर जाके इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करेंगे, जिससे कि क्लोरीन न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगी Cl। ठीक, ये Cl फॉर्म में आएगी, लेकिन चूंकि गैसियस फॉर्म में गैस आमतौर पर क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आमतौर पर ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाई जाती, ये अपने आप को एग्जिस्ट नहीं करती मोनो एटॉमिक फॉर्म में। और प्यारे बच्चों, ये आपको पता है मोनो का मतलब क्या है, सिंगल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये अपने क्लोरीन के साथ मिलके जल्दी से डबल बॉन्ड बना लेगा और ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक, और वो क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनने की सूरत में ये मॉलिक्यूल गैस हो जाएगी, क्लोरीन की गैस बन जाएगी। रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि क्लोराइड आयन रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास इजाफी इलेक्ट्रॉन है, ये इजाफी इलेक्ट्रॉन अपने जाकर लॉस कर देगा इलेक्ट्रोड पर, जो कि है पॉजिटिव चार्ज का, यानी एनोड पर। तो एनोड पर ये अपने इलेक्ट्रॉन जाकर डिपॉजिट करेगा। जब ये अपने आयंस डिपॉजिट कर देगा तो ये न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा और ये कहलाएगा क्लोरीन एटम। और साथ में इलेक्ट्रॉन, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कर देगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है जी, ये अपने इलेक्ट्रॉन उस मेटल प्लेट्स को दे रहा है। ठीक है, क्लियर है? कोई सवाल? अब ये क्लोराइड और क्लोरीन बन गया, ये गैस फॉर्म में आ गया, लिक्विड था गैस फॉर्म में आ गया, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। अब चूंकि क्लोराइड और क्लोरीन मोनो एटॉमिक एटम की सूरत में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये दो क्लोरीन फौरी तौर पे मिल जाएंगे और वो बना देंगे क्लोरीन गैस। क्या बना दिया उन्होंने? क्लोरीन गैस। अब ये क्लोरीन गैस बन जाएगा। अब हम दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो क्लोराइड आयन है, क्लोरीन गैस बनी, तो क्लोरीन गैस के बाद दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? शाबाश बेटा, जल्दी से बताओ। आगे चलने के लिए ये चीज पहले पता होनी चाहिए जी, ये यहाँ तक बात समझ आ गई है। यस सर। मोहम्मद आसिम ठीक, मुबशरा सुहेल ठीक। आगे बेटा कोई और, किसी के पास किसी ने कोई सवाल पूछना हो, जो बात या कोई बात रिपीट करवानी हो तो आप जल्दी से पूछें, क्योंकि आगे हमने अब इनके दो जो हाफ रिएक्शन किए हैं, इन हाफ रिएक्शन को एक कंबाइंड रिएक्शन दिखाएंगे, ओवरऑल रिएक्शन वो दिखाएंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन करने से पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये हाफ रिएक्शन समझ आ गए? मोहम्मद हसन फैसल ने कहा कि रिपीट कर दें, तो बेटा कहाँ से रिपीट करूं, सिर्फ कैथोड एनोड या इससे आगे? जल्दी से बताओ। शाबाश, कैथोड एनोड के रिएक्शन ही रिपीट करने। शाबाश मेरे बच्चे, ओके, कैथोड और एनोड के ही रिएक्शन को रिपीट करने हैं। आते हैं जी हम दोबारा वापस। ठीक है, पहले हम इस एक को यहाँ देख लेते हैं एक मरतबा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एक डायग्राम है और उम्मीद है कि ये आपको वाज़े नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये दो इलेक्ट्रोड हैं, मेटल प्लेट्स, जो कि कनेक्टेड हैं एक बैटरी के साथ। और बैटरी में जितने भी आप लोग यूजर्स हैं, आमतौर पे बैटरी के यूजर्स
मैंने कल भी आपको बताया था ड्राई सेल वगैरह, उसमें आपने देखा है कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन होता है लाजमी तौर पर। तो बैटरी के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन होता है, जो हम आमतौर पर अपनी कार में इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बैटरी में दो टर्मिनल्स, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो एक टर्मिनल को कनेक्टेड किया हमने मेटल प्लेट से जो कि नेगेटिव था, उसको हम कहते हैं कैथोड, ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब केमिस्ट्री की जबान में रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है। दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल यानी उसको हमने दूसरी एक मेटल प्लेट्स के साथ, इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया, और जिसके ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो कनेक्ट किया है उसको हम कह रहे हैं एनोड। ठीक, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम नाम देते हैं एनोड का, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को नाम देते हैं कैथोड का। और ये इसलिए देते हैं कि ये वायर से जो हमने इसको कनेक्ट किया गया है बैटरी के साथ, तो एक को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया था तो कैथोड बना, और दूसरी को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया तो एनोड बना। ठीक, अब इसमें जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो डिप की है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिया है सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो सोडियम क्लोराइड को जब आपने पानी में डिसॉल्व किया, पानी में डिसॉल्व होने की सूरत में यहाँ ये देख सकते हैं हम कि सोडियम, ये सोडियम क्लोराइड, इसे हमने पानी में रखा है, पानी में डिसॉल्व किया है, ये H2O आ गया। इससे पहले आपने डबल एरो नहीं देखा। डबल एरो का मतलब होता है कि रिएक्शन दोनों जानिब है। सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो रहा है तो इस सूरत में वो बना रहा है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, दो चीजें बन रही हैं, एक बन रहा है पॉजिटिव आयन और दूसरा है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन जैसे कि अभी मैंने बताया कि वो कैथोड पर डिपॉजिट होगा, और नेगेटिव आयन एनोड पर डिपॉजिट होगा। तो इस लिहाज से अगर हम इनके रिएक्शन करें दो अलग अलग जगह पे, जैसे कि हम रिएक्शन कर रहे हैं एट कैथोड, तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा कि सोडियम आयंस विच आर पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज का मतलब है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, पॉजिटिव आयन का मतलब ये होगा, क्योंकि जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसका कहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास है, जो नेगेटिव की सूरत में आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्लोरीन इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया है, इसीलिए इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ गया। इलेक्ट्रॉन कम होता है तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियस के चार्ज के बढ़ने से, जितना न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है वो चार्ज हम ऊपर मेंशन कर देते हैं। ये हमने प्रीवियस की बात की हुई है कि इन पे पॉजिटिव सोडियम पे चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। अब आम मैथमेटिक्स का रूल है कि इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया सोडियम में से, तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन बचे 10 और प्रोटॉन बचे 11। प्रोटॉन के ऊपर 11 पॉजिटिव चार्ज होगा और 10 नेगेटिव चार्ज होगा। तो 10 में से 11 में से 10 माइनस कर दो तो 1 बचेगा, और 1 किसका बचेगा, पॉजिटिव का बचेगा, क्योंकि 11 पॉजिटिव थे और 10 नेगेटिव थे। तो इस लिहाज से सोडियम पे चार्ज जो आ गया वो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब, जैसे कि मैंने कहा कि इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये डेफिशिएंसी पूरी कौन करेगा, वो बैटरी पूरी करेगी, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और कहाँ गिर रहे हैं, वो पानी में आ रहे हैं, पानी में आ रहे हैं। ठीक है, जब वो पानी में आ रहे हैं तो जब वो पानी में आएंगे तो पॉजिटिव फौरी तौर पे जाके उनको कैच करेगा, और वो कैच करते करते कहाँ पहुंच जाएगा, वो बिल्कुल उसके इलेक्ट्रोड के ऊपर पेस्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पे जमना शुरू कर देगा, क्योंकि पानी में आयंस मौजूद हैं सोडियम के, वो इलेक्ट्रॉन को चाहेंगे कि जल्दी से जाके कैच करें, और जितनी वो जल्दी जाएंगे भागकर वहां पर पहुंचेंगे तो वो टकरा जाएंगे। ये वही वाली बात है लंगर वाली,
ट्रक पे लंगर बढ़ रहा हो तो सब ट्रक को ही खा जाते हैं। तो ये इस तरह से ये किस पे जाके डिपॉजिट होंगे, ये इलेक्ट्रोड पर। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, ये सोडियम आयन है, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो कहाँ पहुंच गया, वो कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो गया। कैथोड पे जैसे ही लगेगा वो इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया। ठीक, तो ये इसकी एक फॉर्म आ जाएगी सोडियम न्यूट्रल की। जब ये न्यूट्रल हो गया तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या चल रहा है, एनोड। अब एनोड क्लोरीन क्योंकि रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास सोडियम से लिया हुआ एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल पर, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, वो जो लगा है पॉजिटिव टर्मिनल उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके कहां पहुंचेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और ये अपने इलेक्ट्रॉन उसको डिपॉजिट करेगा। जब ये उसको डिपॉजिट करेगा तो ये क्लोरीन एटम बन जाएगा। अब चूंकि क्लोरीन एग्जिस्ट नहीं करता मोनो एटॉमिक फॉर्म में, क्लोरीन रह नहीं सकता, स्टेबल नहीं होता, किस फॉर्म में, मोनो एटॉमिक फॉर्म में। इस लिहाज से ये जब मोनो एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होगा तो ये फौरी तौर पर अपने ही क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन होके ये बना देगा क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये उसी सॉल्यूशन में क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएगा। ये क्लोराइड आयन है। ठीक है, क्लोराइड आयन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है एनोड को और ये खुद न्यूट्रल हो गया। अब चूंकि क्लोरीन मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये क्लोरीन आप दूसरे क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा जो उसके बिल्कुल नेबर में होगा, उसके साथ कंबाइन होकर ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक, और मॉलिक्यूल बनाकर ये सिस्टम से बाहर आ जाएगा। अब इसको हम ये वाला अगर ना लिखें, इसकी बीच वाली जो हमने इक्वेशन लिखी है इसको ना लिखें, तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि 2 क्लोराइड आयन है, ये बनाएंगे 2 क्लोरीन न्यूट्रल एटम और ये दोनों न्यूट्रल क्लोरीन एटम कंबाइन होके एक बना देंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल और ये लिबरेट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद। जी मोहम्मद हसन, क्लियर है बेटा? ओके, अब हम आते हैं इसके ओवरऑल रिएक्शन पे। अब ये दो हाफ रिएक्शंस थे, दोनों को हमने, जाहिर है कि ये दो रिएक्शन हो रहे थे 2 इलेक्ट्रोड पर, तो हमने इनको पहले तो दिखा दिया हाफ की सूरत में, एक दिखाया कैथोड पर रिएक्शन, एक दिखाया एनोड पर रिएक्शन। लेकिन ये याद रहे कि ये दोनों के दोनों रिएक्शन हो कहाँ रहे थे, वो उसी बीकर में हो रहे थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो रहे थे। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो क्या रहा था, ये हमने पहले देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक एक्सटर्नल बैटरी थी जो इलेक्ट्रॉन को पानी में पास कर रही थी, पानी में छोड़ रही थी, पानी में ला रही थी। ठीक है, तो ये पानी में वो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो ये सर्किट मुकम्मल भी तब हो रहा था जब ये दोनों तरफ से एक जैसी कंडीशन चलती रही। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ये ओवरऑल रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन, द ओवरऑल रिएक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ये हमने देखा कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद सोडियम न्यूट्रल मेटल बन गया। ठीक है, अब चूंकि क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्लोरीन गैस बन रही थी, तो यहां हमने इसको बैलेंस करने के लिए कहा कि एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यकीनन 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो यहां हमने उनको दिखा दिया कि 2 सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो वो बन गया 2 सोडियम न्यूट्रल एटम। और ये किस पे बना है जनाब, ये बना है कैथोड पर। तो दूसरा रिएक्शन हो रहा था एनोड पर। तो एनोड पर 2 क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं और इस पर वो बना रहे हैं क्लोरीन गैस। ठीक है, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो न्यूट्रल हो गया,
और क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो न्यूट्रल हो गया। इसका मतलब है कि इसने गेन और लॉस ये बराबर हो गए, तो हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। किन दोनों को कैंसिल कर दिया? ये लॉ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए उतने ही इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। तो गेन और लॉस दोनों कैंसिल। जब दोनों कैंसिल हो गए तो अब हम इन दोनों को जमा करें, इन इक्वेशंस को। हमने इस इक्वेशन को प्लस कर दिया। अब जब प्लस किया तो ये 2 सोडियम आपको यहाँ नजर आ रहा है, 2 सोडियम, ये 2 क्लोराइड आपको यहाँ नजर आ गया, 2 क्लोराइड। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये हमने देख लिया जी, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ आ गया। 2 सोडियम मेटल्स ये रहे, 2 सोडियम मेटल ये आ गए। ठीक है, और ये 2 सोडियम मेटल्स है, ये यहाँ आ गए। इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन ये का बन गया। नाउ अब आप सवाल पूछना चाहें तो बिल्कुल आप सवाल पूछें, कोई प्रॉब्लम? मोहम्मद आसिम, बेटा सर्किट को मुकम्मल होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, जितने इलेक्ट्रॉन आए उतने इलेक्ट्रॉन चले गए, और इसीलिए हमने इसको बैलेंस किया था कि जितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, किसने गेन किए? सोडियम ने, उतने ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लॉस कर दिए। तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये तो आपने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर ये इसको मैं एरो की जगह इज इक्वल टू लगा दूं और इसके साथ भी इज इक्वल टू लगा दूं, तो आपको पता है कि ये वैल्यू अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट की जाए, यानी लेफ्ट से सॉरी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव साइन में चेंज हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, ये कैंसिल हो जाएगा। हमने उसको बगैर किए केमिस्ट्री में हम ऐसे इसको कैंसिल कर देते हैं। जी बेटा, बात समझ आई? मुबशिर मुबशिरा, 2 इलेक्ट्रॉन कट क्यों हुए? क्योंकि 2 ही तो इलेक्ट्रॉन थे, 2 ही होंगे। ये 2 इसने लिए थे, 2 इसने एनोड को दिए थे। आगे कोई सवाल बेटा? अच्छा, ये हम बैलेंस वैसे भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके बाद में हम, क्योंकि जिस तरह आपने शुरू में सीखा हुआ है इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, एक मैं यहाँ आपको एक मिसाल दे दूं, ये थोड़ी उसी तरह से मिसाल है कि ये हाइड्रोजन और ये हो गई ऑक्सीजन और इसने बना दिया वाटर। अब क्योंकि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन वाटर का फॉर्मूला तो H2O होता है, वो हम H2O ही लिखेंगे। तो अब H2O को आप ये देखते हैं कि 2 यहाँ पर हाइड्रोजन है, चलो 2 यहाँ हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे कोएफिशिएंट, जिसको हम कहते हैं 2। तो अब ये 2 लगाने की सूरत में ऑक्सीजन हो गए 2, साथ में हाइड्रोजन भी हो गए 4, तो हम एक यहाँ 2 और इजाफी लगा देंगे ताकि ये पूरे हो जाए। तो ये मेन इक्वेशन नहीं थी, बल्कि हमने उस रूल को फॉलो किया जो हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि इनिशियल मास ऑफ द रिएक्टेंट ऑलवेज इज इक्वल मास ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये लॉ किया था। उस लॉ की वजह से हमने इसको बैलेंस किया, और वही चीज हम यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं। वो लॉ हर इक्वेशन में अप्लाई होगा। क्लियर जी? मुबशिरा, मुबशिरा सुहेल, बात समझ आई बेटा? जल्दी बताओ जी बेटा। ओके बेटा,
ये जो चीज हम पढ़ के आए ना शुरू में, बैलेंस करना, तो ये जहां जहां पर भी इक्वेशन में रिएक्शन हो रहा होता है तो उसको बैलेंस करना लाजमी है, बगैर बैलेंस किए नहीं होती चीज। बात समझ आई है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने कहा यही है कि जो रिएक्टेंट है वो जितना मास रिएक्टेंट का होगा वो फाइनल मास ऑफ द प्रोडक्ट होगा। बस। तो जो रिएक्टेंट होंगे वही मास रिएक्ट होगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि क्लोरीन क्लोरीन एटम, मैंने बार बार आपको कहा कि क्लोरीन मोनो एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता, एक्सिस्ट नहीं करता, वो रह नहीं सकता, वो हमेशा रहेगा किस फॉर्म में? Cl2 की फॉर्म में। अब ये तो एक है और यहाँ दो कैसे होगा? तो जाहिर है ये दो मिलके दो हुए ना, तो ये दो मिलेंगे तो ये दो होगा। तो इक्वेशन जरा सी डिसबैलेंस होती है तो हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा। ठीक है, आगे कोई सवाल? ठीक है बेटा, आज हम यहीं तक रोकते हैं क्योंकि हमारा क्लास का टाइम, क्योंकि आगे हमने करनी है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, और वो भी ऐसे ही करनी है, तो उसको हम कल पे रखते हैं इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट डे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हमारा टॉपिक होगा। इसमें अगर कोई सवाल अभी पूछना है तो वेल एंड गुड, आप सवाल पूछें। ठीक है, कोई सवाल नहीं है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।